Hello dear students. Elastic behavior of solids. आज का बेटा टॉपिक है इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड, राइट? Each and every atoms or molecules are surrounded by their neighboring atoms and their neighboring molecules. बट सॉलिड की अगर हम बात करते हैं तो उसमें अगर हम एटम लेवल पे जाते हैं, एटॉमिक लेवल पे जाते हैं और अगर मोलिक्यूल लेवल पे जाते हैं तो ये स्पेसिंग बहुत ही कम होता है सॉलिड में। उससे आगे एक स्टेप जाए लिक्विड में तो उसमें स्पेसिंग ज़्यादा होता है, और गैसियस फॉर्म की बात करें तो सबसे लार्ज स्पेस होता है, ठीक है। अगर एवरेज डिस्टेंस की बात करें स्पेस, दैट मीन्स एवरेज डिस्टेंस वो बहुत ही कम होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। बट आज हमें जो पढ़ना है इसमें वो है इलास्टिक बिहेवियर। और लास्ट लेक्चर में हमने सॉलिड के बारे में ठीक है, और रिजिड बॉडी के बारे में भी पढ़ा था, और उसका इलास्टिसिटी की अपनी डेफिनेशन भी देखी थी, ठीक है। तो मान लो एक कोई सॉलिड है और सॉलिड में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या तो एटम्स है, एंड दे आर सराउंडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। बहुत ही कम स्पेसिंग होती है। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है पूरा, राइट। अगर इस सॉलिड को बाहर से कोई फोर्स दिया जाता है जिसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। कौन सा फोर्स बेटा? डिफॉर्मिंग फोर्स। तो जैसे ही फोर्स इस एटॉमिक लेवल पे और मॉलिक्यूल लेवल पे अप्लाई होता है तब क्या होता है, ये जब डिफॉर्मिंग फोर्स होता है तो उसके जस्ट सामने कौन सा फोर्स होता है? रिस्टोरिंग फोर्स। अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स है वो आपने अप्लाई कर दिया, बाद में उसने आपको, बाद में आपने उस फोर्स को रिमूव कर दिया, तो सामने से कौन सा फोर्स होगा? रिस्टोरिंग फोर्स, जो अपनी ओरिजिनल जो पोजीशन होगी शेप एंड साइज वो अटेन करने की ट्राई करेगा, ठीक है। तो सॉलिड का जो बिहेवियर अगर हमें ड्रॉ करना हो
तो सॉलिड का स्प्रिंग मॉडल हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ये क्यूब लेना है आपको, चलो इस लाइन को यहां से ज्वाइन करते, ये ज्वाइन कर दी यहाँ पे, राइट। अभी यहाँ पे अगर एटॉमिक लेवल पे है तो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और मोलिक्यूल लेवल पे है तो मोलिक्यूल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ऐसे आप मतलब इसमें डिफरेंट डिफरेंट एटम्स ड्रॉ कर सकते हो। ये सॉलिड बिहेवियर है, इसको स्प्रिंग मॉडल बोला जाता है। स्प्रिंग मॉडल ऑफ सॉलिड। अभी देखो जहां पे आपने लाइन की है वहां पे आपको समझना है कि यहाँ पे स्प्रिंग है। क्या है? स्प्रिंग। यहाँ पे ये लाइंस को ब्रेक करके यहाँ पे ऐसे स्प्रिंग्स है, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ये पूरा क्या है? स्प्रिंग मॉडल है। यहाँ पे एटम्स और जो मोलेक्यूल्स है उसको थोड़ा आपको यहाँ पे हाईलाइट करना है। ये पीछे से इस तरह से यहाँ पे ठीक है, सेम यहाँ पे। और फिर देखो यहाँ जो बाकी है वो कंप्लीट कर देते हैं इस लेवल पे, और यहाँ पे दोनों के बीच, और यहाँ पे।
ठीक है, ऐसे ये भी ड्रॉ आप कर सकते हो और यहाँ पे भी इस तरह से। तो ये पूरा स्प्रिंग मॉडल बन गया। ये दोनों के बीच में भी ऐसे स्प्रिंग का ही स्ट्रक्चर होगा, राइट। और यहाँ पे सेंट्रलाइज कोई एटम या मॉलिक्यूल्स। तो जैसे ही आप यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हो, जिसको हम अप्लाइड फोर्स भी बोलते हैं, कौन सा फोर्स? अप्लाइड फोर्स। तो क्या होता है कि थोड़े टाइम के बाद, मान लो अगर यहाँ पे आपने अप्लाई किया है तो ये जो है वो शिफ्ट होके सपोज मान लो कि यहाँ पे आ गया, ये जो एटम्स है, फिर से सामने की साइड पे कौन सा फोर्स होगा? रिस्टोरिंग फोर्स होगा। फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे हो जाएगा, इसलिए उसको स्प्रिंग टाइप बोला जाता है। स्प्रिंग में भी सेम ऐसा होता है, जैसे हम अप्लाइड फोर्स बराबर मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स जैसे हम बेटा देते, तब क्या होता है, फिर से वो जो स्प्रिंग है अपनी ओरिजिनल शेप और साइज एक्वायर करने की ट्राई करती है। तो सेम यही मॉडल में ही सॉलिड के मॉडल में ऐसा ही होता है, इसलिए इस मॉडल को स्प्रिंग मॉडल बोला जाता है। तो जो रॉबर्ट हुक करके जो साइंटिस्ट था, उसने स्टेटमेंट दिया elongation, that means change in length, is directly proportional to applied force और लोड। एलोंगेशन का मीनिंग होता है चेंज इन लेंथ। जैसे मान लो कि इस मार्कर को मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स दिया, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अप्लाइड फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स दिया। तो अगर इसकी लेंथ में कोई चेंज होता है, इसको बोलते हैं एलोंगेशन। एलोंगेशन किससे प्रोपोर्शनल होता है? जैसे ही मैं जितना ही फोर्स अप्लाई करता हूं उतना ही उसकी लेंथ में कोई चेंजेस होता है, ठीक है। तो ये था स्टेटमेंट, हुक स्टेटमेंट। तो ये पूरा मॉडल हो गया इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। अभी आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है स्ट्रेस। वैसे तो स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर आज डिस्कस करेंगे स्ट्रेस के बारे में। पहले डेफिनेशन, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया is known as stress। अभी आपको दो फोर्स के बारे में पता चल गया। एक डिफॉर्मिंग फोर्स होता है जब हम अप्लाई करते हैं, और सामने से कौन सा फोर्स होता है? रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया
तो डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे, स्ट्रेस इज इक्वल टू, इन शॉर्ट में लिख देते, फोर्स मतलब ये रिस्टोरिंग फोर्स और पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस का सिंबल याद रखो होता है सिग्मा, एफ बाय ए। क्या होगा? एफ बाय ए। अभी एफ बाय ए वो तो प्रेशर का भी फॉर्मूला है, तो स्ट्रेस और प्रेशर का यूनिट सेम होगा, तो एसआई यूनिट क्या लिखेंगे? तो फोर्स का बेटा होता है न्यूटन और एरिया का होता है पर मीटर। दूसरा यूनिट है पास्कल, याद रखो, पीए। चलो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? तो फोर्स का क्या होता है? m1 l1 t माइनस टू, F इज इक्वल टू एम ए होता है, और एरिया, एरिया मतलब L रेस टू माइनस टू, तो m1 L माइनस वन और t माइनस टू होगा, राइट। तो ये बात हुई स्ट्रेस की। स्ट्रेस is a force per unit area. Now, the types of stress. चलो वन बाय वन समझते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। फर्स्ट है टेंसाइल और कंप्रेसिव। एक सिलेंडर है, और ये सिलेंडर की लेंथ L। When we are applying some force which is deforming force just normal to this area, याद रखो ये जो फोर्स हम बोलते हैं ना अप्लाइड फोर्स, वो ऑलवेज उस एरिया से नॉर्मल होता है। दैट मीन्स ऐसे जब होगा तब यहां पे आप फोर्स लगाओगे तो ये एरिया और इसके बीच का एंगल कितना होगा? 90 का होगा, लाइक दैट, ऐसे। ये दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है? 90 का बन रहा है। तो ऑलवेज इसमें जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं ऑलवेज क्या होता है? नॉर्मल टू दी सरफेस होता है। क्लियर? तो देखो यहां पे नॉर्मली हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी लेंथ में चेंज होगा। कितना चेंज हुआ? L तो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी, प्लस चेंज हुआ डेल्टा L। अभी उसमें लेंथ में चेंज हुआ, एक्सटेंड हुई, इसलिए उसको टेंसाइल स्ट्रेस बोला जाता है। स्ट्रेस की डेफिनेशन तो सब में सेम है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। हियर द अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। बट इसमें लेंथ चेंज हो रही है इसलिए टेंसाइल। बट अगर यही सिलेंडर पे हम ऐसे फोर्स अप्लाई करें तो क्या होगा? कंप्रेस होगा कि नहीं? तो पर यूनिट एरिया आप जितना फोर्स अप्लाई करते हो उतने फोर्स को क्या बोलते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेस बोला जाता है। क्लियर? पर यूनिट एरिया आप जितना फोर्स अप्लाई करते हो जिससे इसकी लेंथ रिड्यूस्ड होती है उसको क्या बोलते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप। नाउ मूविंग ऑन टू दी सेकंड वन,
सेकंड आपको टाइप दिया है शियरिंग स्ट्रेस। कौन सा है? शियरिंग स्ट्रेस। फिर से एक सिलेंडर लेते हैं, एल लेंथ का। अभी देखो उसके परपेंडिकुलर दो ऐसे फोर्स हम अप्लाई करेंगे जो एक दूसरे से पैरेलल हो। एक इस सरफेस से ऐसे फोर्स अप्लाई किया F, और दूसरा यहां पे, राइट, दूसरा यहां पे। उसका एक्चुअल चेंज है वो यहां पे, एक्चुअल तो यहां पे था, वो थोड़ा शिफ्ट हो गया। कितना शिफ्ट हुआ? डेल्टा एक्स जितना शिफ्ट हुआ। तो यहां पे एंगल भी फॉर्म हुआ, थीटा जितना एंगल। तो लेंथ तो सेम रह गई, लेंथ में कोई भी चेंजेस नहीं। ऐसे था तो ऐसे हो गया, आ रहा है समझ में? तो इसको बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेस। तो यहां पे जो आप पर यूनिट एरिया जितना फोर्स अप्लाई करते हो, डेफिनेशन सब में सेम ही है स्ट्रेस की, पर यूनिट एरिया फोर्स, पर यूनिट एरिया फोर्स, बट डिफरेंट डिफरेंट। इसमें लेंथ में चेंज हुआ, ए जो उसका शेप है, ठीक है, जो ऐसे था वर्टिकली तो थोड़ा ऐसे एंगल से हो गया, तो इसको बोलते हैं हम शियरिंग स्ट्रेस। डन? नाउ द लास्ट वन, हाइड्रोलिक। थर्ड वन कौन सा है? हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक है, दैट मीन्स उसमें वाटर का कंसेप्ट होगा, फ्लूइड का कंसेप्ट होगा। देखो एक बबल है, उसको हम हाईली प्रेशराइज्ड बबल है जिसको हम पानी में डाल रहे हैं, ठीक है। तो पानी का जो प्रेशर होगा, ये जो बबल की सरफेस है उससे परपेंडिकुलर होगा ऐसे फोर्स। पानी का प्रेशर ऐसे होगा परपेंडिकुलर, पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर फोर्स होगा। अभी सेम इतना ही फोर्स इंटरनल साइड से एक्सटर्नल में भी अप्लाई होगा। तो इस टाइप की जब कंडीशन होती है वाटर में या तो फ्लूइड में, इसमें जब फोर्स अप्लाई होता है पर यूनिट एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक स्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो देयर आर थ्री मेनली टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टेंसाइल और कंप्रेसिव, उसको एक टाइप में काउंट किया जाता है। सेकंड है शियरिंग स्ट्रेस एंड थर्ड वन है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ओके, तो आज बेटा हमने डिस्कस किया तो स्प्रिंग मॉडल ऑफ सॉलिड, और सेकंड
स्ट्रेस क्या होता है और इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।